आज हम बात करेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में चाइना के एग्रेसिव न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर बढ़ते कंसर्न्स की। दोस्तों, अल्टीमेट मिलिट्री इंडेक्स के हिसाब से चाइना सबसे पावरफुल मिलिट्री को कमांड करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिलिट्री पावर के एक मेजर कंपोनेंट न्यूक्लियर पावर में चाइना अभी भी यूएसए और रशिया से काफ़ी पीछे है। क्या आप जानते हैं कि माओ जेडोंग ने कभी भी न्यूक्लियर पावर को इम्पॉर्टेंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी का टूल नहीं माना और वो इन्हें सिर्फ पेपर टाइगर कहते थे। यही वजह है कि चाइना ने कई सालों तक अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बढ़ाने के प्रयास नहीं किए। और सिप्री के हिसाब से आज न्यूक्लियर वॉरहेड्स में जहां रशिया 6300 और यूएस लगभग 5500 वॉरहेड्स ओन करता है, वहीं चाइना के पास सिर्फ 350 न्यूक्स हैं। लेकिन अब ये शायद बदल रहा है। रिसेंटली कई रिपोर्ट्स ने क्लेम किया कि चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स को मॉडर्नाइज और एक्सपैंड कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि चाइना अब अपनी ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पॉलिसी से हटकर न्यूक्लियर एक्सपेंशन के संकेत दे रहा है। हम ये भी जानेंगे कि वो ये कैसे कर रहा है और इसके वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या इंप्लीकेशंस हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। न्यूक्लियर पावर के दो एस्पेक्ट्स हैं, सिविल न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन्स। सिविल न्यूक्लियर पावर पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी का और न्यूक्लियर वेपन मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। हम आज न्यूक्लियर वेपन्स तक सीमित रहेंगे। दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन्स का जन्म 1930s में शुरू हुए मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुआ, जिसमें यूएसए, यूके और कनाडा इन्वॉल्व थे। वर्ल्ड वॉर II के दौरान जुलाई 1945 में न्यूक्लियर वेपन्स की पहली टेस्टिंग हुई, जिन्हें ट्रिनिटी टेस्ट कहते हैं। 2 महीने बाद अगस्त 1945 में इन वेपन्स का पहला और अब तक का आखिरी न्यूक्लियर अटैक हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ। डिस्ट्रक्शन इतना भयावह था कि दुनिया भर में खौफ की लहरें दौड़ गईं और तब से लेकर आज तक दोबारा कहीं भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ। कई एनालिस्ट मानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स हैव एक्टेड एज बेस्ट डिटेरेंट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी हर देश न्यूक्लियर वॉर के डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स को समझता है और इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट और फुल फ्लेज्ड वॉर से बचने की कोशिश करता है। इस हिसाब से न्यूक्लियर वेपन्स वर्ल्ड पीस इंश्योर करने का एक तरीका भी माने गए हैं। हालांकि अगर दो न्यूक्लियर देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़े तो न्यूक्स रखने का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा और भयानक हो सकता है। खैर, हिरोशिमा और नागासाकी ने भले ही न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी को कम किया, लेकिन न्यूक्लियर रेस खत्म नहीं हुई है। यही वजह है कि यूएस के बाद USSR, UK, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी न्यूक्लियर पावर बन के उभरे। चाइना ने अपने पहले न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग 1964 में किया, लेकिन उसने खुद को न्यूक्स की रेस में इन्वॉल्व नहीं किया और इसलिए आज उसके वेपन्स काफ़ी कम हैं कंपेयर टू US एंड USSR। इसका पहला रीज़न माओ जेडोंग का न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर डिसमिसिव एटीट्यूड, जिसकी बात हमने शुरुआत में की। दूसरा कारण है चाइना का इनिशियली अपने शैटर्ड डोमेस्टिक इकोनॉमी पर फोकस करना। चाइना इनिशियली काफ़ी गरीब रहा और ऐसे सिचुएशन में वो यूएसए को डायरेक्टली एंटागोनाइज नहीं करना चाहता था। इसके अलावा जेफरी लुइस के हिसाब से चाइना ने काफ़ी समय तक द मिनिमम मीन्स ऑफ रेप्रेजल की फिलॉसफी अपनाई, यानी वो सिर्फ उतने न्यूक्लियर वेपन्स रखना चाहता था जो राइवल देशों के अटैक को रोक सकें न्यूक्स के डर से। लेकिन अब ये सिचुएशन शायद बदल रही है। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी के थ्रेट असेसमेंट के हिसाब से चाइना अगले डिकेड में अपने वॉरहेड्स को डबल करने के प्लान में है। ये उसके इतिहास का सबसे रैपिड एक्सपेंशनरी मूव है। वैसे चाइना ने ऑफिशियली इस पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन कई एविडेंस इस एक्सपेंशन की ओर इशारा करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूरेनियम इनरिचमेंट और प्लूटोनियम रिसाइकलिंग फैसिलिटीज, जिस पर चाइना का रिन्यूड फोकस है। ऑफिशियली ये कैपेसिटी इन्हांसमेंट चाइना के सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना की न्यूक्लियर फ्यूल टारगेट्स उसके सिविलियन रिएक्टर्स की नीड से काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि शायद वो ये फ्यूल न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ करेगा। अगर चाइना अपने प्लान्स के हिसाब से यूरेनियम फ्यूल्स प्रोड्यूस कर लेता है तो वो अपने सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स की नीड के बियॉन्ड 1500 वॉरहेड्स हर साल बना सकेगा और एक डिकेड में यूएस के बराबर पहुंच सकेगा। इसके अलावा चाइना प्लूटोनियम प्रोसेसिंग प्लांट्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे वो प्लूटोनियम बनाएगा। चाइना फ्रांस से भी ऐसे एक प्लांट खरीदने वाला है। ये फ्यूल उसे 500 एडिशनल न्यूक्स पर ईयर दे सकता है। इन मैसिव प्लान्स में कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं दिखता, क्योंकि अगर चाइना सिर्फ यूरेनियम से अपने पावर रिएक्टर्स को फ्यूल करे तो वो काफ़ी सस्ता होगा देन प्लूटोनियम। तो सवाल ये है कि वो ऐसा कर ही क्यों रहा है? शायद न्यूक्लियर वॉरहेड्स के लिए।
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सीएनए के डेविड फिंकलस्टीन कहते हैं कि नंबर ऑफ वॉरहेड्स के अलावा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स के क्वालिटी पर फोकस्ड है और उन्हें मॉडर्नाइज कर रहा है, जबकि यूएस के वेपन्स पुराने हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस के न्यूक्स लार्जली स्टैटिक बेसिस में हैं, जिन्हें डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करना आसान होगा, जबकि चाइना डायनेमिक और हार्ड टू डिटेक्ट न्यूक्स पर फोकस कर रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डोंगफेंग 41 जैसे मिसाइल्स, जो ट्रक बेस्ड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है विद अ रेंज ऑफ 9300 माइल्स। यानी ये मेनलैंड यूएसए और यूएस के गुआम बेस तक पहुंचने की ताकत रखते हैं। डोंगफेंग 41 मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। इसके अलावा चाइना के पास इंटरमीडिएट रेंज मोबाइल मिसाइल डोंगफेंग 26 भी है, जो रैपिडली कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बीच खुद को स्वैप कर सकती है। ऐसे मिसाइल्स यूएस और बाकी चाइनीज राइवल्स के लिए हेडेक होंगे, क्योंकि किस मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड है और किस में नॉन न्यूक्लियर, ये डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। दोस्तों, इन सब के अलावा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एलिजिडली नई न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी। ये है द न्यूक्लियर शेल गेम बेस्ड ऑन सिलो बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, यानी कि ICBM। दोस्तों, सिलॉस अंडरग्राउंड चैम्बर्स हैं जिनमें मिसाइल्स प्लेस किए जाते हैं, और ICBM लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो कई हज़ारों किलोमीटर तक जा सकती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से यूएस बेस्ड रिसर्चर्स ने 119 ऐसे ICBM सिलॉस को डिटेक्ट किया है। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला कि ये सिलॉस गोबी डिजर्ट के एज में लोकेटेड ह्यूमेन सिटी में है। ये सब यूएसए के कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजी न्यूक्लियर शेल गेम जैसा है। इसके अलावा यूएसए ने कोल्ड वॉर में अपने कई न्यूक्स को ऐसे ही नेटवर्क्स ऑफ सिलॉस में रखा था ताकि यूएसएसआर उन्हें डिटेक्ट ना कर सके। इस स्ट्रेटजी का मेन फीचर ये है कि इसमें कई हजारों सिलॉस बिल्ड किए जाते हैं, लेकिन हर सिलो में न्यूक्लियर वेपन्स हो ये ज़रूरी नहीं। कई सिलॉस में डमी न्यूक्स भी होते हैं टू डिसीव राइवल्स। ऐसे में न्यूक्लियर वेपन्स को डिटेक्ट कर उन्हें डिस्ट्रॉय करना टफ, कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एक एस्टिमेट के हिसाब से अगर यूएसएसआर यूएसए के इन सभी सिलॉस को डिस्ट्रॉय करना चाहता तो उसे कम से कम 4600 वॉरहेड्स की जरूरत होती। ऐसे ही ह्यूमेन की साइट में ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ सभी 119 सिलॉस में मिसाइल्स होंगे। हो सकता है कि इन सिलॉस में से सिर्फ 10 to 12 में न्यूक्लियर मिसाइल रखे जाएं, लेकिन डिसेप्टिव न्यूक्लियर शेल गेम के चलते उनका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करना चाइनीज़ राइवल्स के लिए काफ़ी मुश्किल और कॉस्टली होगा। ये स्ट्रैटेजी चाइना को कम वॉरहेड्स के साथ भी काफ़ी पावरफुल बना देगी। पेंटागन की लेटेस्ट रिपोर्ट का दावा है कि चाइना इन सिलॉस में DF-41 और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स फिट करने के प्लान में है, जो हाइपरसोनिक स्पीड के साथ इररेगुलर ट्रेजेक्टरीज से मूव कर सकती हैं। इररेगुलर ट्रेजेक्टरीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इनइफेक्टिव बना देती है, क्योंकि इन मिसाइल्स की ट्रेजेक्टरी को डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वैसे ये सिलो कंस्ट्रक्शन अनएक्सपेक्टेड और नए नहीं है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी ऐसे सिलोस में इन्वेस्ट करता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसके पहले फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने ऐसे ही सिलॉस जिलानताई के पास एक मिलिट्री ट्रेनिंग साइट पर भी ऑब्जर्व किए थे। नया सिर्फ ये है कि ऐसे लार्ज स्केल में बन रहे सिलॉस पहली बार नोटिस किए गए हैं, जो एक सडन और सरप्राइजिंग पॉलिसी शिफ्ट की तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों, चाइना ऐसे पॉलिसी शिफ्ट्स क्यों कर रहा है, इस पर यूएस बेस्ड एक्सपर्ट्स फिलहाल कंफ्यूज्ड हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफिशियली बीजिंग ने फिलहाल अपने वॉरहेड्स को इतनी तेजी से डेवलप करने के प्लान्स को रिवील नहीं किया है। 2019 की चाइनीज डिफेंस स्ट्रैटेजी में भी चाइना मिनिमम डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करता है, और ये दावा करता है कि वो कभी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के खिलाफ न्यूक्स यूज नहीं करेगा। लेकिन इस करंट पॉलिसी शिफ्ट के कारणों पर हम कुछ स्पेकुलेशंस कर सकते हैं। CIA के फॉर्मर चाइना एनालिसिस्ट क्रिस्टोफर जॉनसन कहते हैं कि चाइना का अपनी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को कम करना और लॉन्ग और मीडियम रेंज मिसाइल्स को बढ़ाना ये दिखाता है कि वो ताइवान में अपने पॉसिबल इन्वेजन को सक्सेसफुल बनाना चाहता है विद मिनिमम लॉस। अगर वो ताइवान को इन्वेड करता है तो वो यूएस इंटरफेरेंस को रोक सकता है बाय थ्रेटनिंग इट विथ इट्स लॉन्ग रेंज न्यूक्स जो मेनलैंड यूएसए तक जा सकती हैं। इसके अलावा चाइना आज एक ग्लोबल पावर की तरह राइज हो रहा है और अपनी हेजिमनी को बढ़ाने के लिए काफ़ी एम्बिशियस और असर्टिव है, जिसमें न्यूक्लियर पावर का रोल क्रूशल है। चाइना ओवरऑल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में तो यूएसए और रशिया से आगे है, लेकिन न्यूक्लियर पावर में काफ़ी पीछे है। कई सालों तक डोमेस्टिक क्राइसिस झेलने के बाद 1990s में सडनली अपने इकोनॉमिक राइज के चलते वो अब मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स में इन्वेस्ट कर सकता है।
नेबरहुड में राइजिंग इंडिया और बढ़ते यूएस इंडिया क्लोजनेस के चलते भी शायद वो ऐसा कर रहा हो। इसके अलावा सिलॉस बेस्ड न्यूक्स जैसी इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज चाइना को कम इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट पर यूएस को चैलेंज करने में सफल बना सकती हैं। कारण कुछ भी हो, एक बात तो साफ है कि चाइना में हो रहे नए डेवलपमेंट्स ने यूएस के स्ट्रैटेजिस्ट की नींद खराब कर रखी है। चलिए हम देखते हैं कि इस पॉलिसी शिफ्ट का यूएस और वर्ल्ड के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं। दोस्तों, इन सिलो कंस्ट्रक्शंस ने वॉशिंगटन के न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइजेशन पर डिबेट शुरू कर दिया है। इसके अलावा शायद अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर चाइना को स्ट्रैटेजिक आर्म्स कंट्रोल नेगोशिएशंस के लिए टेबल पर लाने के लिए दबाव बढ़ जाएगा। हम आपको बता दें कि यूएसए और रशिया ने अपने स्ट्रैटेजिक आर्म्स को रिड्यूस करने के लिए कई ट्रीटीज साइन की हैं, लेकिन चाइना ने हमेशा इन नेगोशिएशन से खुद को दूर रखा है। चाइना का आर्गुमेंट है कि यूएस के वेपन्स के सामने चाइना के वेपन्स लगभग 20 गुना कम है और जब तक यूएस अपने न्यूक्स को चाइना के न्यूक्स के बराबर नहीं कर लेता तो वो इन नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नंबर्स के बेसिस में चाइना का ये आर्गुमेंट सही लगता है, लेकिन अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज करने के चाइनीज एफर्ट्स उसके इंटेंशन पर डाउट क्रिएट करते हैं। इसके अलावा चाइना में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी ये कंसर्न्स रेज करती हैं कि शायद अब चाइना की पॉलिसी मिनिमलिस्ट डिटरेंस के बियॉन्ड जा रही है। इंडिया के लिए भी ये न्यू डेवलपमेंट्स कंसर्निंग है, क्योंकि फिलहाल इंडिया के पास भी सिर्फ 150 से 200 के बीच न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो चाइना के आसपास ही हैं। पर अगर चाइना इन वेपन्स को इंक्रीज करता है तो इंडिया पर भी अपने न्यूक्स को मॉडर्नाइज और बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा। वैसे कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडर्नाइज और इंक्रीज सिर्फ यूएस को काउंटर करने के लिए कर रहा है और उसका इम्पैक्ट इंडिया के लिए मिनिमल है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चाइना के चेंजिंग न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी और उसके इम्प्लीकेशंस की। इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि चाइना अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज करेगा और यूएस को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर यूएसए आने वाले समय में चाइना की इस पॉलिसी के अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।